सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय में जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। छात्रों, आपने देखा होगा कि बचपन में ऐसे कई सारे बच्चे या हम ही हो, बचपन में अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ों को पाने के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं और ज़िद करते हैं कि हमें वह चीज़ चाहिए, चाहे वह खाने की चीज़ें हो या खिलौना हो या फिर कोई अन्य चीज़ें, या फिर बाज़ार वगैरह गए हुए हमारे माता पिता मिठाइयाँ या खिलौने कोई भी वस्तु लाई हो और हमें ना दी जाए तो हम चिल्लाते हैं और रोते हैं कि हमें वह चीज़ मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार हम उस चीज़ को पाने के लिए चिल्ला गाकर वह चीज़ पाने के लिए हम सोचते हैं, हमें मिल जाती है। इन्हीं सब बातों से संबंधित आज जिस पाठ के हम अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी एक वृद्ध महिला है। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इस वाक्य का अर्थ यह होता है कि जो बचपन है वह बुढ़ापे में वापस आ जाता है, उसका पुनर्गमन हो जाता है। मतलब कि वह वापस हमारे बुढ़ापे में बचपन हमारा वापस आ जाता है। जिस प्रकार बचपन में हम कई चीज़ों के लिए जिद करते हैं, उसी प्रकार बुढ़ापे में भी हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें हर चीज़ की लालसा हमारे मन में पैदा हो जाती है। खाने की वस्तुएं हों या अन्य चीज़ें हों, कि हमारा मन ललचाता रहता है कि हमें यह चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए, इतनी अच्छी ये बनी, काश यह मुझे खाने को मिल जाए। ऐसी कई सारी बातें जागृत होती हैं। इस पाठ में बूढ़ी काकी एक वृद्ध महिला है जो कि बहुत कष्ट भोगती है। उसे खाने पीने की चीज़ों से बहुत ही लगाव है, उसे बहुत ही पसंद है। उसके विपरीत ही उसे उन सब चीज़ों से वंचित किया जाता है। बूढ़ी काकी की जिह्वा जो है वह स्वाद के लिए हमेशा ललचाती रहती है। उसकी बस इतनी ही इच्छा है कि उसकी जीभ को, उसकी जुबान को हर खाने के व्यंजन पदार्थ चखने को मिले। इसके अलावा उसके अपने कष्टों को आकर्षित करने के लिए आंसुओं के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। बूढ़ी काकी का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। वह बेचारी ज़मीन पर घिसल कर चलती है। बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। एक जो बेटा था वह भी उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बेटा भी स्वर्गलोक को सुधार जाता है। इनके परिवार के नाम पर सिर्फ इनका एक भतीजा रहता है जिनका नाम बुद्धिराम है। बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी की संपत्ति को हथियाने के लिए कई सारे वादे, बड़े बड़े वादे तथा अन्य प्रकार की बातें करते हैं कि बूढ़ी काकी कभी हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार की अन्य तरह की कई सारी बातें करके बूढ़ी काकी की संपत्ति लिखवा लेते हैं। उस संपत्ति का वार्षिक मूल्य 100, 150 या 200 रुपये ही होता है। बूढ़ी काकी भरोसा कर वह सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर देती है। परंतु बुद्धिराम इतने होशियार रहते हैं कि बूढ़ी काकी को अपने घर लाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बूढ़ी काकी को एक वक्त का खाना भी बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है। बुद्धिराम के परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटियां हैं। बेटी का नाम लाडली है और 2 बेटे। अगर माता पिता ही किसी वृद्ध महिला के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवचार करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। बुद्धिराम के दोनों बेटे बूढ़ी काकी को सताना, उनको चुटकी काटकर भागना, उन पर पानी की कुल्ली करना तथा कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी करते थे। लेकिन बूढ़ी काकी की जो लाडली सदस्य थी वह थी बुद्धिराम की बेटी जिसका नाम था लाडली। वह बूढ़ी काकी को बहुत पसंद करती थी और किसी भी समस्या में वह बूढ़ी काकी का साथ देती थी। लाडली जो है वह अपने दोनों भाइयों और अपनी माँ से बहुत डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी को किसी भी खाने का जो कोई भी पदार्थ होता था वह छुपा कर लाकर बूढ़ी काकी को देती थी। जो रूपा होती है बुद्धिराम की पत्नी, वह बूढ़ी काकी को कभी भी ताज़ा व अच्छा भोजन नहीं देती थी। हमेशा बासी रोटी वगैरह इसी प्रकार का भोजन उसके सामने देती थी। एक दिन
एक दिन रात के समय बूढ़ी काकी अपने कमरे में विश्राम कर रही होती है कि शहनाइयों की और बड़े बड़े ढोल ताशों की आवाज़ आ रही होती है। बड़े बड़े ढोल ताशों की आवाज़ आ रही होती है, जिससे यह पता चलता है कि घर में कोई बड़ा ही कार्यक्रम है। बूढ़ी काकी जरा बाहर निकल कर देखती है तो वह देखती है कि बहुत भीड़ जमा हुई है, बहुत बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं और घर से औरतों के संगीत की आवाज़ें आ रही हैं। पता चलता है कि बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया हुआ है। बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा, वह घर की सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। खाने की व्यवस्था देखना, मेहमानों का स्वागत करना आदि कई प्रकार के जो व्यवस्था होती हैं वो उस पर वह ध्यान देती है। पर बूढ़ी काकी पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती अथवा उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तिलक वगैरह होता है, बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी रहती है तो पकवान की अच्छी अच्छी सुगंध आती रहती है। पूड़ियाँ तलने की सुगंध, कढ़ा में घी पड़ रहा है इसकी सुगंध, तथा विभिन्न प्रकार के जो भी व्यंजन तैयार होते हैं, बूढ़ी काकी को इतनी सुगंध आती है कि वह अपने आप बैठकर मतलब परेशान होती हैं कि कैसे मैं इन व्यंजनों को कैसे इनका स्वाद लूँ, कैसे मैं इन्हें खाऊं। बूढ़ी काकी सोचती है कि मुझे कोई लाकर तो देगा नहीं, क्यों ना चलो मैं ही जलकर देख लेती हूँ कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी घिसलते घिसलते कढ़ा के पास जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बूढ़ी काकी किस प्रकार कढ़ा के पास जाके बैठी है कि पूड़ियाँ निकल रही हैं और वह पूड़ियों की पाने की लालच में वहाँ पर बैठी हुई है। बूढ़ियों को इस अवस्था में बूढ़ी काकी को देखकर रूपा बहुत ही क्रोधित होती है और बूढ़ी काकी को बहुत उल्टा सीधा बोलकर बहुत सुनाती है कि आप जरा सब्र नहीं कर सकती थी कि आपको यह भोजन नहीं मिलता, कम से कम खाना भगवान को भोग पहले चढ़ाएंगे कि पहले आपको देंगे, पहले मेहमान खाएंगे कि पहले आपको देंगे। इसी तरह की कई सारी कड़वी बातें बोलकर बूढ़ी काकी के हाथ पकड़कर रूपा उनके कमरे में उनको भेज देती है। बूढ़ी काकी को बहुत पछतावा होता है कि घर में इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना शुभ अवसर का मौका चालू है और मुझे थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। मुझे ही अपने ऊपर मुझे अपने ऊपर सब्र कर लेना चाहिए था कि बाद में तो खाना मुझे मिलेगा ही। ऐसी कई सारी बातें सोचकर वह बहुत पछताती है। परंतु तिलक हो गया, सब मेहमान खा पी लिए, सारा मनोरंजन का कार्यक्रम चालू था। पर बहुत देर हो जाने के बाद भी बूढ़ी काकी को कोई भोजन के लिए पूछने नहीं आता है। वह सोचती है कि शायद मेरी बहू सोच रही है कि वह क्यों आए भोजन लेकर आए, जिसे खाना रहेगा वह खुद आएगा। बूढ़ी काकी बहुत परेशान होती है। जब कोई रास्ता नहीं नजर आता तो फिर वह कमरे की ओर जाती है और देखती है कि सभी मेहमान अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कई बड़े लोग जब देखते हैं कि कोई बुढ़िया यहाँ पर आकर बैठी और सबको खाते देख रही है तो चिल्लाने लगते हैं कि यार यह बुढ़िया कौन है यह बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई। तो बुद्धिराम जब यह दृश्य देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका अपमान हो रहा है। इसी प्रकार वह बूढ़ी काकी के दोनों हाथों को पकड़कर घसीटते हुए उनके कमरे में उनको ढकेल देता है। इसी प्रकार बूढ़ी काकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है और वह बेचारी चुपचाप बैठती है और सोचती है कि यदि मैंने अपनी संपत्ति बुद्धिराम के नाम ना की होती तो आज वह 150 की संपत्ति, वार्षिक संपत्ति से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खाने को मिलती। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। बहुत पछताती है। यह सब कार्यक्रम होने के बाद, तिलक वगैरह होने के बाद जब सभी मेहमान वापस चले जाते हैं, बूढ़ी काकी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। देर रात के बाद जो बूढ़ी काकी की पोती है लाडली, वह अपने हिस्से की कुछ पूड़ियाँ बचा कर रख लेती है बूढ़ी काकी को देने के लिए। वह पूड़ियाँ अपने गुड़िया के डिब्बे में छुपा कर रखती है। वह सोचती है कि जब अम्मा सो जाएंगी तब मैं यह पूड़ियाँ बूढ़ी काकी को दे दूंगी जाके, क्योंकि उन्हें तो किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। और वह अपने माता पिता का व्यवहार, बूढ़ी काकी के प्रति व्यवहार को देखकर बहुत ही अचंभित थी और बहुत डरी हुई थी। वह यही मौका देख रही थी कब अम्मा सो जाएं और कब मैं बूढ़ी काकी को जाकर यह पूड़ियाँ दे आऊँ।
इसी के दौरान बूढ़ी वह जो लाडली रहती है देखती है कि घड़ी में 11 बज गया है, अम्मा सो गई हैं, तो वह जाती है और अपने पूड़ियों से भरे डिब्बे को बूढ़ी काकी के कमरे में लेके जाती है और बोलती है, बूढ़ी काकी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लेकर आई हूँ, खा लीजिए। बूढ़ी काकी उसकी आवाज़ सुनते ही उड़ जाती है और इतनी मतलब खाने की उनको इतनी भूख रहती है कि 2 मिनट भी या बोलें तो कुछ पल भी नहीं लगता है, पूड़ियाँ चट कर जाती हैं। और लाडली पूछती कि बूढ़ी काकी आपका पेट भरा? तो बूढ़ी काकी कहती है कि इतनी सी पूड़ियों से तो ऐसा लगता है कि बस जरा सी जबान को स्वाद पहुंचा है, बाकी पेट में तो बड़े से समंदर में समंदर की जितनी भूख में एक बूंद पानी के बराबर है। तो वो बूढ़ी काकी बोलती है लाडली से कि कुछ और अम्मा से कुछ और पूड़ियाँ मांग ला। लेकिन बूढ़ी लाडली कहती है कि अम्मा सोती हैं और यदि मैंने उन्हें जगाया तो वह मुझे बहुत मारेंगी, मैं नहीं जा सकती। तो बूढ़ी काकी फिर से डब्बे में खोल देखती है और डब्बे में पूड़ी के कुछ टुकड़े गिरे हुए रहते हैं या खुरचन पड़ी हुई रहती है, उन्हें वह चाट लेती है। लेकिन भूख ऐसी रहती है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। तो वह लाडली से कहती हैं कि बेटा मुझे उस स्थान पर लेकर चल जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है। तो लाडली बूढ़ी काकी को सहारा देते हुए उन्हें उस स्थान पर ले जाती जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया हुआ था। देखती है कि बूढ़ी काकी देखती है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था और जो मेहमानों के झूठे पत्तल पड़े हुए थे। तो बूढ़ी काकी वहीं पर बैठकर उन झूठे पत्तलों से खाना उठा कर खा रही थी। किसी में दही लगा हुआ था, किसी की कहीं पूड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे, कहीं मिठाई के टुकड़े पड़े हुए थे, वह उन्हीं टुकड़ों को उठा कर खा रही थी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार बूढ़ी काकी मतलब झूठे पत्तलों से खाना ग्रहण कर रही है। जब रूपा रात को जगती है और देखती है कि लाडली उसके बगल में नहीं सोई हुई है तो वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि लाडली कहाँ चली गई। उसे ढूंढने के लिए वह जब बाहर निकलती है तो वह क्या देखती है कि बूढ़ी काकी उनके घर की वृद्ध महिला भोजन के लिए देखती है कि दूसरों के झूठे पत्तलों से वह खाना ग्रहण कर रही है। यह दृश्य देखकर उसका तो हृदय ही कांप उठता है, जैसे धरती जम गई हो और आकाश रुक गया हो। यह दृश्य देखते ही वह बहुत घबरा जाती है और भगवान से क्षमा याचना तथा क्षमा की प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर देना, जिनकी वजह से जिनकी संपत्ति से आज मेरा घर चल रहा है, जिनकी संपत्ति 100-200 की संपत्ति से आज मैंने हज़ारों रुपए पाए हैं, उन्हें मैं एक वक्त का या 2 वक्त का खाना पेट भर के खाना ना दे सकी। घिन है मुझ पे, मुझे हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्हें अपनी गलतियों का बहुत एहसास होता है और वह तुरंत जाती हैं अपने रसोई घर में थाली भर के विभिन्न प्रकार के जो भी व्यंजन तैयार रहते हैं वह सारे व्यंजन थाली भर कर लेकर आती हैं और बूढ़ी काकी के सामने प्रस्तुत करती हैं तथा बूढ़ी काकी से माफ़ी मांगती हैं, क्षमा याचना करती हैं कि काकी मुझे माफ़ कर दो, मेरी उन गलतियों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत पछतावा है, कृपया उन बातों को भूल जाइए और आज से आप पेट भर के खाना खाएंगी और हमारे साथ ही रहेंगी। इस तरह रूपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो बच्चों, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि समाज में व्याप्त वादा खिलाफी तथा वृद्धों के साथ होने वाली समस्याएं, होने वाला व्यवहार किस प्रकार व्याप्त है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो हर इंसान या ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अपने ऊपर उन्हें बोझ लगता है कि यह एक किसी प्रकार का बोझ है। इन्हीं कई सारी समस्याओं को उजागर करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी से यह सीखा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो या जवान, बचपन से संबंधित हो या फिर किसी भी आय में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, हमें यदि हमारे घर का सदस्य कोई मुसीबत में हो या बूढ़ा हो या बीमार हो तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए।
हमें उसके पास बैठकर उसके दुख गम तथा हर तरह की समस्या का समाधान करना चाहिए और उनसे कई सारी बातें सीखनी चाहिए। उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है या कौन सी समस्या उन्हें सता रही है, इन सारी बातों को हमें समझना चाहिए और अपने घर के सभी वृद्धों बूढ़ों की मदद करनी चाहिए तथा उनसे प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।